जो ये मुमुक्षु भवन है या मोक्ष भवन भी कहते हैं हाँ। काशी में, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वहाँ पे अगर आपकी डेथ होती तो आपको सीधा मोक्ष मिल जाता है। मणिकर्णिका घाट पे आपको जलाते हैं। ऐसा कहते हैं कि अभी भी शिव जी घूम रहे हैं और वो मणि ढूंढ रहे हैं, और आपको अगर परछाई नज़र आ गई तो ठीक है एकदम, और नहीं नज़र आई तो आपकी 6 महीने में मृत्यु हो जाएगी। मोक्ष मिलता कैसे? अगर आपको आत्मा के रूप में आपको मतलब भगवान मिल जाए तो मोक्ष मिल जाए आपको। विष्णु पुराण और शिव पुराण में लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट है। लोग कहते हैं भगवान अमर है, पर भगवान भी अमर नहीं है। भगवान से ऊपर एक चीज़ आती है टाइम। ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल लिखी हुई है, ओके। और वो भी 52 ईयर्स की हैं इस टाइम। ये वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा फैशन को और फैड को फॉलो करती है, तो ये भक्ति और रिलीजन भी एक फैड हो चुका है। वो घर के पास वाले मंदिर जाने में थोड़ा नहीं यार कौन जाए, पर केदारनाथ चले जाएंगे। आप राइटर हो? मैंने कहा हाँ। कहते कितने नहीं, साल हमें के तो थे? लगा कोई बड़ा सा होगा, दाढ़ी वाड़ी होगी। 20 साल के थे। सीपी जा के बुक बेचना शुरू किया। लव स्टोरी वाले राइटर को मैं थोड़ा राइटर मानता नहीं। अच्छा। मैं 18 साल के था। 20-25 दिन में वहीं पे रह के किताब लिखी मैंने। आप वहाँ पे संध्या होती है सुबह की, तो उसमें ये कहा जाता है कि आप उसमें बैठो, और अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है आपको पुल करने के लिए वहाँ से, तो आप कभी वापस नहीं आओ। और 1 घंटे बाद वहाँ से लोग बाहर आने शुरू हुए। नहीं, एक पर्सन था, उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। ये 7 डेथ्स ऑफ काशी, ये किस बारे में है? नमस्कार, वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड। मोक्ष में आप में से कितनों को इंटरेस्ट है? तो आज का पॉडकास्ट हम एक 28 साल के ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं जो पिछले 10 साल में, मतलब 12 साल में, शायद 16 साल की उम्र से किताब लिख रहे हैं और 4 ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें से 2 बेस्ट सेलर हो चुके हैं। मगर जो इन्होंने चौथी किताब लिखी है उसका नाम है 7 डेथ्स ऑफ काशी। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, इसके ऊपर इनको बहुत रिव्यूज़ मिल रहे हैं। बट आज जो हम बात करने जा रहे हैं, इनसे ये जानना चाह रहे हैं कि मोक्ष मिलता कैसे, और अगर इन्होंने इतनी छोटी उम्र में ऐसा सोचा तो सोचा कैसे और क्यों सोचा, ऐसा क्या हुआ। और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी भी है। ये इनका बिजनेस नहीं है, ये इनका सिर्फ पैशन है। इनका बिजनेस तो ट्रैवल का है, बट इन्होंने जो इतनी ब्यूटीफुली 4 किताबें आज तक लिखी हैं, कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी अध्ययन करके भी इतना ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इनका नाम है मुकुल कुंद्रा। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। वेलकम मुकुल। हाय सर। मुकुल, तुम्हारी कहानी सुन के मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ, एंड दैट इज़ वाई आफ्टर अ वेरी शॉर्ट कॉल विच वी हैड 2-3 days बैक, वी डिसाइडेड दैट लेट्स ब्रिंग यू इन। तो मुकुल, जैसे किताबें लिखना तुम्हारा पैशन है, वैसे ही ये पॉडकास्ट मेरा पैशन है। दिस इज़ नॉट फॉर मनी, आई डू इट so that I get people like you who have done something in life and who are genuine, and by these conversation, whosoever is watching can get inspired and take back something in their life. तो सबसे पहली चीज़, ये 7 deaths of काशी, ये सुन के ही कुछ अजीब लगता है। ये किस बारे में है बुक? ये एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर है। और माइथोलॉजिकल थ्रिलर। थ्रिलर, राइट। ओके। एंड ये दोनों वर्ड्स एक साथ कैसे? तो मैंने, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, तो Okay. मतलब मैंने कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जिनसे मैंने इंस्पिरेशन ली है, बट जो रियल स्टोरी था उनसे कोई भी लेना देना नहीं है उनका। एंड थ्रिलर इसलिए क्योंकि मतलब जो हमेशा से सस्पेंस होता है माइथोलॉजी में, वो एंड में आके पता लगता है। जैसे आप बहुत सारी कहानियाँ सुनते होंगे, जैसे रामायण जो दिखाई गई है, ठीक है, उसमें वो एंड में कुछ अलग होता है। उसमें जैसे एक स्टोरी थी कि जिसमें जो सीता थी उनको अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, तो उसमें एक मतलब बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है लोगों का कि जो अगेंस्ट हो जाते हैं कि श्री राम के, कि इन्होंने अग्नि परीक्षा दी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो जब वो वहाँ से गई थी ना, तो रावण जी के पास वो बैठा, उनका वो था, वो खुद सीता जी नहीं थी, और वो अग्निदेव के पास चली गई थी। तो जब वो वहाँ से अग्नि में गई थी, वहाँ से फिर सीता वापस आई थी। अच्छा।
तो अब ये सबके पर्सपेक्टिव होते हैं, कोई हिडन ट्रूथ क्या है किसी को मतलब जानने की इच्छा नहीं होती, जो बता दिया वो वही है। तो बहुत थ्रिलिंग रहती हैं चीज़ें ऐसी, तो मेरे को लगा इन दोनों को क्लब करके बहुत अच्छी स्टोरी बनाई जा सकती है। किस बारे में है स्टोरी? तो ये स्टोरी एक टी सेलर है जो 80 घाट पे उसकी शॉप है, और काशी में? हाँ काशी में 80 घाट पे। तो उसे ऐसा फील हो रहा है कोई उसको मारना चाहता है, उसकी लाइफ के पीछे है, और ऐसे सीरीज ऑफ इंसिडेंट होते हैं जिससे लगता है कोई तो उसको मारना चाहता है। फिर उसे ये पता लगता है कि एक एक श्राप था द्वापर युग का, हम्म। और श्राप ये था कि 7 डेथ होंगी काशी में, जिसकी वजह से पर्सन को मोक्ष मिलेगा, और वो 7वां बंदा है। 6 डेथ हो चुकी हैं और ये 7वां बंदा है। और ये जो लिखी गई है ये कलयुग में लिखी है? हाँ ये करंट टाइमलाइन है ये एकदम। करंट टाइमलाइन है। हाँ और 7वां बंदा मतलब उसकी 7 युगों में डेथ हुई, मतलब उसकी 7 बार डेथ हुई, या 7 अलग लोग हैं? वो 7वां बंदा है उस डेथ में, बाकी 6 अलग डेथ हो चुकी हैं। किसी भी युग में? हाँ हाँ, वो सी मतलब द्वापर युग में जिस दिन श्राप मिला था उस दिन से लेके अब तक 6 डेथ हो चुकी हैं। और जो वो डेथ होंगी भी तो एक पर्टिकुलर टाइम, उसका जो एस्ट्रोलॉजिकल वो है पूरा, मून कहाँ पर होगा, सैटर्न का होगा, वो मार्स का डिसाइडेड होगा, है? वो डिसाइडेड है। उसी दिन वो डेथ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ओके। और वो 7वां बंदा है उसमें। तो वो पूरा उसकी जर्नी ही यही है कि अब वो ये पता लगाना चाह रहा है कि मेरे को कौन मारना चाहता है, एक तो क्यों मारना चाहता है, और मैं अगर मैं 7वां बंदा हूँ तो बाकी 6 कौन थे, उनके बारे में वो जानना चाहता है। अच्छा। तो पूरी स्टोरी उसके अराउंड है ये। और उसको कैसे पता चलेगा अगर वो पहले किसी युग में चले गए तो? वो आपको पढ़ के बुक पता लग जाएगा। बुक पढ़ के पता चलेगा। बट एक बात बताओ, इतनी यंग एज में कितने साल पहले आपने लिखनी शुरू की है स्टोरी? ये मैंने लास्ट ईयर लिखी है, बट 2 साल से मैं प्लॉट पे काम कर रहा था इसके। 2 साल से प्लॉट में काम कर? हाँ तो प्लॉट में काम करने के लिए आपने क्या काम किया? मैं काशी गए? बनारस बहुत गया है तो। अरे बहुत गए, बार बार? हाँ मतलब मैं समझ लो मैं 2 साल के अंदर 15 बार जा चुका हूँ। अच्छा। और जब मैंने ये किताब लिखी थी तो मैं 20-25 दिन में वहीं पे रह के किताब लिखी मैंने, अच्छा। कि मैं वहीं पे रह के एकदम उसके एटमोसफेयर में वाराणसी है। और ये कहाँ से थॉट आया? क्योंकि इससे पहले भी आपकी जो बुक है द इंटरव्यू, हम्म। वो भी मोक्ष से लिंक्ड है? हाँ ये मोक्ष से लिंक नहीं है ना, इसमें किसी और मतलब ये थोड़ा सा थ्रिलिंग पार्ट पे है, और वो थोड़ा लाइफ के पार्ट पे है कि लोगों को मोक्ष चाहिए बट उनको पता नहीं है मोक्ष और क्या उसमें होता भी काशी का मेंशन है? है। हाँ पर एक बात ये, मैं उस टाइम तक काशी गया नहीं था कभी। जब इंटरव्यू लिखी थी? हाँ मैंने रैंडमली एक थॉट आया, मैंने लिख जैसे मतलब उसमें ऐसा था कि मैंने किताब लिखनी शुरू करी, और मैं पहले कुछ और स्टोरी लिखना चाह रहा था, मोक्ष के ऊपर नहीं जा रही थी वो। हम्म। और मेरा कैरेक्टर वाराणसी से ही था उसमें। अच्छा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं मोक्ष पे ले जाऊंगा वाराणसी से जो दिल्ली आया है पढ़ने। बट फिर वो बीच में मेरे को आइडिया आया कि मैं मुमुक्षु भवन की तरफ उसको लेके जा सकता हूँ, और वो ऑलरेडी वाराणसी से था तो मेरे को स्टोरी में चेंज भी नहीं करना था कुछ भी। तो मैंने उस टाइम पे ट्रैवल नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोविड था, तो मैंने वीडियोस देखनी शुरू करी कि काशी दिखता कैसा है, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मैंने फिर वो किताब लिखी। ओके। उस किताब का इस किताब का कोई लिंक नहीं है? नहीं कोई नहीं। है तो सही, लिखी तो आप ही नहीं है दोनों। हाँ वो लिखा और है। दोनों में मोक्ष की मतलब इसमें हाँ हाँ, मोक्ष की बात है, और उसमें उसमें भी सेवन से- सेवन डेथ होगी तो मोक्ष मिलेगा। हाँ तो लिंक तो है। हाँ। तो ये मोक्ष का थॉट या टॉपिक एक यंग एज में कैसे आया? मतलब सबको मोक्ष चाहिए लाइफ में, और मोक्ष ऐसा नहीं है कि मैं मर के वापस नहीं आऊँगा, ये मोक्ष सिर्फ ये मोक्ष नहीं है ना। तुम्हें जीना आ गया, तुम्हें अब कोई मेरे को चलते फिरते गाली दे दे और मैं उससे लड़ने चला जाऊं, तो तुम जितने मर्जी पूजा धर्म में लगे रहो, वो तुम गलत ही कर रहे हो ना। तुम इतने अनस्टेबल कैसे हो मन में अपने, कि तुम्हें कोई ज़रा सा पोक करे और तुम उसकी तरफ चले जाओगे। तो मोक्ष तो ये है कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ की तरफ पॉजिटिविटी, तुम उसको कैसे फेस कर रहे हो, वो है मोक्ष मतलब मेरे लिए तो। वो तुम्हारे लिए है। हाँ और जो इसमें मोक्ष आपने बताया, ये तो वो मोक्ष हाँ, बताया ये ना? वो वाला मोक्ष है ये वो जी, वाला मोक्ष है। कि कभी उस वापस मोक्ष नहीं। के बारे में आपने क्या स्टडी किया और क्या पता है? मतलब उसके बारे में मैंने देखा कि हमारे वेद पुराण में आप जाओगे, आप रामायण, हर उसमें कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ है मोक्ष के बारे में। कि एक बार अगर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लोग कहते हैं भगवान अमर है, पर भगवान भी अमर नहीं है।
भगवान से ऊपर एक चीज़ आती है, टाइम। तो आप अगर अगर रिसर्च करोगे, पढ़ोगे ब्रह्मा जी के बारे में, तो ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल लिखी हुई है, ओके। और वो भी 52 ईयर्स के हैं इस टाइम पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि ब्रह्मलोक में टाइम जोन अलग है। कुछ 4.13 बिलियन अर्थ ईयर्स के बराबर उनका 1 डे है, और 1 नाइट भी 4.13 बिलियन ईयर्स। अच्छा। हाँ, तो उसमें यही लिखा है। और अगर आप उसको पढ़ोगे, जब वो कल्कि का अवतार अवतार। आएगा और ब्रह्मा जी की आप एज देखोगे, तो वो सब कुछ अलाइन रहती है, वो उस टाइम पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये विष्णु पुराण में है। हाँ, मतलब आप ये अगर पढ़ोगे तो, हम्म। क्योंकि ब्रह्मा जी क्रिएटर है, और जिस दिन ब्रह्मा जी नहीं रहेंगे तो उस दिन दोबारा दुनिया नहीं बनेगी। दोबारा दुनिया नहीं बनेगी। ओके। ओके। और उसमें मोक्ष के बारे में क्या लिखा है? तो उसमें मतलब यही लिखा है कि जब तुम सारे अपने कर्म करते हो, मतलब क्योंकि 84,000 या 88,000, मैं थोड़ा नंबर बोल रहा हूँ, इतनी 84,000। लाइफ लिखी हुई है हमारी, इतनी लाइफ से होके गुजरना पड़ता है 84 हमें। लाख। हाँ सॉरी, 84 लाख, हाँ। तो उसमें है कि तुम सारे जब अपने कर्म फुलफिल कर लोगे, बैलेंस आउट हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा कोई पर्पस नहीं बचा लाइफ में यहाँ पर रहने का, तो तुम्हें सीधा मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष को एक अल्टीमेट वो बोला हुआ है, क्योंकि तुम सीधा भगवान के पास जा रहे हो, मतलब ईश्वर जो तुम कहते हो। तो वही मोक्ष है कि उनसे ऊपर हमने कुछ रखा, हमारे ऊपर है नहीं उनसे ऊपर। तो अगर तुम उनके पास पहुंच गए तो तुम्हें मोक्ष मिल गया। मगर लोग जो ये मुमुक्षु भवन है या हम्म, मोक्ष भवन भी कहते हैं हाँ। काशी में, बहुत सारे लोगों का ये मानना है हम्म, कि वहाँ पे अगर आपकी डेथ होती तो आपको सीधा मोक्ष मिल जाता। हाँ, क्योंकि वो काशी में है, और ये कहा गया है, अगर आप काशी में आपकी ये डेथ होती है, ठीक है, तो आपको सीधा मोक्ष मिल रहा है। क्योंकि उसमें यह है कि वहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे आपको जलाते हैं, हम्म। ठीक है। और मणिकर्णिका घाट पे ऐसा कहते हैं कि अभी भी शिव जी घूम रहे हैं, और वो मणि ढूंढ रहे हैं अपनी। पार्वती जी जो मणि गिरी थी वहाँ पे, वो ढूंढ रहे हैं, और वो पूछते हैं आत्माओं से। और अगर आपको आत्मा के रूप में आपको मतलब भगवान मिल जाए, तो मोक्ष मिल जाए आपको। और दूसरा इसकी स्टोरी ये है कि जब शिव जी ने श्राप दिया था मणिकर्णिका घाट पे कि हमेशा 24 घंटे जलता रहेगा, तो अब वो श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जो यहाँ पे जलेगा उसको मोक्ष मिलेगा, उससे मैं मिलूंगा यहाँ पे। तो ये दो स्टोरी हैं जिसकी वजह से। और मुमुक्षु भवन में ऐसा नहीं है कि हर किसी को एंट्री मिल जाती है। अगर आपको कोई कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है, तो आप अलाउड नहीं हो वहाँ पे। अच्छा, तो नहीं हो। हाँ। ओके। और आपको वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाके आप अपनी नस काट लो। आप वहाँ पे एक संध्या होती है सुबह की, तो उसमें ये कहा जाता है कि आप उसमें बैठो, और अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है आपको पुल करने के लिए वहाँ से, तो आप कभी वापस नहीं आओगे। अच्छा। तो वहाँ पे रोज सुबह ये 4 बजे के आस 4 साढ़े 4 बजे होती है ये। और कितने लोग होते हैं एक टाइम पे वहाँ? मतलब जितने भी वो मोक्ष भवन में हैं, और जो आना चाहता है उसमें आ जाए, मतलब ऐसा नहीं है कोई नंबर ऑफ फिक्स। तो ऐसे कितने लोग होते हैं जो वहाँ बैठे रहते हैं? मैंने मैं एक दिन गया था मुमुक्षु भवन, मैंने उनको बताया मैंने किताब लिखी है इस भवन के ऊपर। तो एक दो वहाँ पंडित थे, वो मिलने आए मेरे से, उन्होंने बात करी, उन्होंने पूछा क्या लिखा है, और उन्होंने मेरे को बोला कल सुबह संध्या होगी तो आप आइएगा। उन्होंने मेरे को संध्या के बारे में बताया पूरा। तो गए तुम तो मैं वहाँ गया, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की। अंदर जाने की? हाँ, क्योंकि मैं ये डर गया अगर मेरे को कुछ नहीं खींच पाया हाँ। तो मैं वापस नहीं आऊँगा, हाँ। और मैं किसी को बता के नहीं आऊँ यहाँ पे। हाँ। और मैं वहाँ वेट करता रहा। बाहर हाँ, और 1 घंटे बाद वहाँ से लोग किस बाहर आने शुरू हुए? नहीं, एक पर्सन था, उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। वहीं पे? हाँ, और उनको लेके जा रहे थे फिर उससे थोड़ी देर बाद। अच्छा। तो आप मतलब आप ये बिलीव करते हो कि मोक्ष मिलेगा तो काशी में ही मिलेगा? नहीं, काशी मैं ये नहीं बिलीव करता सिर्फ काशी में ही मिलेगा, कहीं पर भी मिल सकता है वो। हम्म। मतलब वो ये ना कि आपका कोई, आप मेडिटेशन करने बैठे हो और आपका कोई थॉट ही नहीं है। आज मैं मेडिटेट करूंगा, मेरे को है यार मेरे को घर जाना है, मेरे को काम करना है, कल मेरी मीटिंग है सुबह, तो सारे थॉट्स हैं जो आपको एंगेज कर रहे हैं। और अगर आप एकदम बैठे हो और आपको कोई भी थॉट नहीं आ रहा, तो इट मीन्स लाइक आप ऑलरेडी मोक्ष प्राप्त कर चुके। मगर मेडिटेशन में तो ऐसा होता ही है। मैं अगर मेडिटेशन में जब बैठता हूँ तो काफ़ी देर तक कोई थॉट ही नहीं आता।
नहीं, बट कभी तो एक फोर्स आती है ना, आप कितनी देर बैठ पाओगे। हाँ, कितनी देर बैठ पाओ। हाँ। तो वहाँ पे आप बोलते हो कि उसके बाद खत्म हो जाती है स्टोरी, ऐसा सच है? हाँ, ऐसा सच है वहाँ पे। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई आज तक वहाँ अंदर जाने की। अच्छा, आप कभी भी अंदर नहीं गए? नहीं, भवन के अंदर गया हूँ, बट वो जहाँ पे संध्या होती है मैं वहाँ नहीं गया। अच्छा, और सिर्फ पंडित वगैरह से मिले हो? हाँ। ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कहाँ से थॉट आया आपको मोक्ष के ऊपर ये किताब लिखने का? कौन सी वाली, द इंटरव्यू और से? दोनों बता दो, क्योंकि दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरा पहला थॉट तो ऐसे ही आया था जब मैं द इंटरव्यू लिख रहा था कि लोग कोविड के बाद थोड़े ऐसे हो गए थे कि सैल्वेशन चाहिए लाइफ में हमें। सैल्वेशन वर्ड बहुत यूज़ होने लग गया था। तो मैंने कहा सैल्वेशन लोगों को चाहिए तो, बट है लोगों को समझ भी है ये क्या है ये। हम्म। वो कहते हैं मैं पहाड़ पे जाऊंगा 2 दिन, मेरे को सैल्वेशन मिल जाएगा। हम्म। मैं जिस दिन वापस आऊंगा उस दिन फिर मेरे को प्रॉब्लम, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है काम की। तो ये तो सैल्वेशन नहीं हो सकता। तो फिर मेरे को उसके अराउंड फिर मेरे को थॉट आया कि यार मोक्ष का कुछ तो हमारे उसमें लिखा होगा, वेद पुराण में भी क्या मोक्ष है। तो आपने पढ़े? हाँ, कि क्या ऐसा है कि मरना मोक्ष है, हो सकता है कि जैसी जिंदगी है उसको जीना मोक्ष है तुम्हारे लिए, तुम एक्सेप्ट करके जी रहे हो उसको। तो वेद पुराण में क्या लिखा है? आपने कौन से पढ़े हो, उसमें क्या लिखा है, क्या मोक्ष है? मतलब उसमें तो यही मोक्ष है कि मतलब जो जितना भी मेरे को समझ में आया कि आप अपने बस काम करते रहो, ठीक है, और इफेक्ट मत हो किसी चीज़ों से, उसे एक्सेप्ट करके शांत होके आगे बढ़ते रहो, तो वो तुम्हारे लिए मोक्ष है। ये वेद पुराण में लिखा है? मतलब ये हर जगह यही है, मतलब अगर मैं इंटरप्रिटेट करूँ उसको। हम्म। मतलब मोक्ष तो ऐसे वो पर होता है ना कि तुम उसके बाद दोबारा तुम्हें लाइफ नहीं मिल रही कोई भी। हम्म। एक तो ये मोक्ष है। और दूसरा, जब जीते जी तुम्हें जो चाहिए कि तुम सबसे उठ चुके हो, पर अब तुम्हारे लिए कुछ मैटर नहीं करता। अगर आज मेरे को 1 रोटी मिलेगी मैं उसमें खुश हूँ, आज मेरे को 10 रोटी मिलेगी मैं उसमें भी खुश। पर ऐसे कितने लोग होते हैं? कम ही होते हैं, मतलब मेरे को तो नहीं लगता हूँ, मतलब मैं तो नहीं हूँ ऐसा। हम्म। तुम पहुंच नहीं पाए ये लिखने के बाद भी हो? मतलब मैं बहुत स्टेबल हो गया हूँ लाइफ में उसके बाद में। हम्म। मेरे को बहुत कम इफेक्ट पड़ता है चीज़ों से। तो बहुत मेरे को बहुत मेजर चेंज नज़र आया अपनी लाइफ में जब मैंने ये, जिस दिन मैंने लिखना स्टार्ट करी थी और आज की डेट में। बट तुम इंजीनियर हो, तो ये राइटिंग तो इंजीनियर्स मोस्टली नहीं करते, मोस्टली एनालिटिकल होते हैं और हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं। उसका और क्रिएटिविटी राइटिंग का मोस्टली मेल नहीं होता। एंड स्पेशली इस टाइप की राइटिंग का, या तो तुमने क्वांटम फिजिक्स पे कोई किताब लिखी होती है, कुछ ली होती है, समझ में आता है। तो इंजीनियर होके ये वाली किताब में क्या कनेक्शन है इसमें? मतलब पहले मैं राइटर बन गया था, इंजीनियर में बात है बनाए तो। अच्छा। क्योंकि मैं जब स्कूल में था मैंने तब लिखना शुरू कर दिया था। तो इंजीनियर तो मैं नहीं था उस दिन। तो फिर इंजीनियरिंग क्यों की? क्योंकि मेरा वो शुरू से ड्रीम था कि मेरे को इंजीनियरिंग, मैं 3rd क्लास से मेरे को क्लियर था मेरे को बीटेक करनी है। और मेरा ये कि ये चीज़ पैशन है तुम्हारी, मैं उसको हमेशा पैशन ही रखना चाहता हूँ, मैं कभी करियर नहीं बनाना चाहता उसको। राइटिंग को नहीं बनाना चाहते? मगर अब तो बेस्ट सेलर बन गए हाँ। 2 बार। हाँ, तो वो चलता रहेगा वो एज अ पैशन मेरा। बट मैं उसको कभी मोनेटाइज नहीं करना चाहूँगा अपने लिए। नहीं, मगर मोनेटाइज तो हो ही रहा होगा ना, बुक तो बिक हाँ, ही रही तो होगी। जितने भी मैं पैसे कमाता हूँ नॉवल से, मैं डोनेट करता हूँ आगे। अच्छा, डोनेट। हाँ। काशी में तो नहीं होता? नहीं नहीं, तो जो स्कूल स्टूडेंट है जो अपनी फीस नहीं भर पाते या अच्छा, बुक्स नहीं ले पाते, तो उनको मैं वो प्रोवाइड करूँ, उनकी फीस भर दी या कुछ ऐसे। तो तुमने इस एज में विष्णु पुराण और शिव पुराण पढ़ी, हम्म। तो तुम्हारे घर वालों ने नहीं पूछा कि यार मोस्टली लोग बात की एज में पढ़ते हैं, तुम इतनी यंग एज में क्यों पढ़ रहे हाँ, मतलब मेरे पापा थोड़ा कहते हैं कि हम जवान हो रहे हैं अब अभी भी, हो? हाँ। और तू थोड़ा इन चीज़ों में आ जा रहा है, हमें घुसना चाहिए इन चीज़ों में और उल्टा हो रहा है ये ऐसा। हाँ। तो कहते हैं मेरे को तो डर है कभी ऐसा ना हो कि तू बनारस में जाके ही बाबा बन जाए किसी दिन, सब छोड़ दे। हाँ, तो विष्णु पुराण और शिव पुराण में लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ। या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट है। हाँ। हाँ, वो क्या है? देखो एक वो वाली बात है कि जब दो सुप्रीम एक साथ आएंगे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा ही। ठीक है, अब जैसे उसमें कॉन्फ्लिक्ट ये है कि
शिव पुराण में शिव इज द सुपीरियर पावर। शिव एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना जो कभी पैदा हुई है ना कभी मर सकती है, वो हमेशा रहेगी। और विष्णु पुराण में है कि विष्णु जी ने शिव जी को बनाया, हम्म, कि उन्होंने अगर एक क्रिएटर बनाया ब्रह्मा जी को, उन्होंने फिर डिस्ट्रॉयर भी बनाया, क्योंकि जिसने क्रिएट किया वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता उस चीज़ को, तो डिस्ट्रॉयर भी होना चाहिए। तो ये दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है, और भी बहुत सारी ऐसी कहानी है जो जैसे एक आध सुनाओ। तो जैसे वही मैं, अगर आप विष्णु पुराण पढ़ोगे, हाँ विष्णु पुराण में ये लिखा है कि जब उनकी मणि गिरती है पार्वती जी की, ठीक है, तो विष्णु जी आते हैं अपने मछली वाले जो अवतार में, और वो मणि लेके आते हैं, ठीक है, और वो मणि दे देते हैं, और तब फिर शिव जी वो कहते हैं वहाँ पे कि अगर मैं ये श्राप तो वापस नहीं ले सकता, बट यहाँ जो जलेगा उसे मोक्ष मिलेगा। ये विष्णु पुराण की कहानी है। शिव पुराण में है कि वो मणि आज तक नहीं मिली। वंशा हाँ, वो शिव जी वहाँ अभी भी ढूंढ रहे हैं। इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग है, हाँ, तो विश्वास किस पे किया जाए? आपका जो मन करे, आप जिस जो आपको सुन के खुशी हो रही है वो मगर ये ओरिजिनल जो वेदों में विष्णु पुराण और शिव पुराण है, उस उनकी बात कर रहे हाँ हैं, मैं उनकी ही और बात कर रहा उसमें इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टोरी हूँ। है। हाँ, ओके, ठीक है। तो फिर ये तो तभी इसको माइथोलॉजी कहते हैं। हाँ मतलब तभी शायद मतलब क्योंकि प्रूफ भी नहीं कर पाते तुम, हम्म, क्योंकि बिलीफ है, ये प्रूफ नहीं कर पा रहे। बट मेरे को लगता है अगर आप माइथोलॉजी भी कह दो इसको, तो किसी ने जो लिखी है वो कितनी अच्छी चीज़ लिखी है। हम्म, हर चीज़ सिंक करती है एक दूसरे से, सीरीज ऑफ इवेंट आप कुछ भी उठा कर देख लो, वो सब कुछ मैच करेगी। आजकल के अगर मतलब मेरी बुक में हो सकता है कि मैंने शायद दूसरे पेज पे कुछ और लिखा हो, 10वें पे कुछ और लिख दिया उसके बारे में। अच्छा, हम ही नहीं उसको पूरा फ्लो बना पाते, और उन्होंने कितनी सारी स्टोरी है, वो सारी फ्लो में बैठती हैं। सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, टाइमलाइन सबकी कनेक्टेड है, ठीक है, और फिर आप प्रूफ भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं। आप मानो या ना मानो अलग चीज़ है, बट जैसे कहते हैं ना वो श्रीलंका और इंडिया में वो राम सेतु पुल है। हाँ, वो मिल जाए, वो तो वहाँ जाओ, मैंने भी देखा, हाँ, मैंने देखा। तो अब अगर आप सोचो कि किसी ने ये सिर्फ लिखा और उसके प्रूफ भी प्लॉट कर दिया है, वो कितना महान बंदा होगा वो। मैंने इस पे भी एक कहानी लिखने का सोची थी कि ये पर्सन अपने आप को भगवान बनाना चाहता है, तो आज से वो 10,000 20,000 साल बाद के लिए अपने आप को प्लॉटिंग कर रहा है सारी, कि उसके बाद मैं भगवान बन जाऊंगा सबके लिए। अच्छा, अगर ये सच है कि मतलब किसी ने ये लिखी है, किसी ने लिखी है। हाँ, और प्रूफ भी फिर छोड़े हैं उसने, हम्म, तो फिर मैं भी कर सकता हूँ ये वाली चीज़ आने वाले टाइम के लिए। हम्म। तो मैं उसकी एक कहानी लिखना चाह रहा था। ये राम सेतु तो एक्चुअली में अमेजिंग है, अगर वहाँ जाओ और देखो उसे, वो बहुत बहुत ही अमेजिंग है। और वहाँ पे उन्होंने वो पत्थर भी रखे पत्थर भी होते हैं हैं अभी जो जो तैर रहे फ्लोट होते हैं, करते हैं। आज भी अगर उनको रखो तो वो तैर रहे होते हैं। अब साइंस आती है बीच में, कहती है पत्थर तो तैरेगा, आप कहीं पर भी रख लो। हम्म। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, कि डेस्टिनी में बिलीव करते हो आप? हाँ, मैं करता हूँ। क्यों, कैसे? मतलब होता है कि तुम लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, और तुम बहुत चीज़ें प्लान करते हो, बट प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाता। हो सकता है तुम उस लेवल पे पहुंच जाओ जहाँ तुम पहुंचना चाहते हो, बट पाथ कैन बी वे टू डिफरेंट। तो जो डेस्टिनी, जैसे मैं राइटर कभी बनना नहीं चाहता था, मेरे कभी भी लिस्ट में नहीं था मैं राइटर बनूंगा। कुछ ऐसा हुआ कि मैं राइटर बन गया। क्या हुआ? मतलब मैंने जो पहली बुक थी फ्रेंडशिप अ पजल टू सॉल्व, वो मैंने अपने दोस्तों के लिए लिखी थी। बुक लिखी थी उनके लिए? मतलब मैं तो ऐसी 10th के बाद फ्री बैठा था, मैंने कहानी लिखनी शुरू कर दी अपनी ही, अपने दोस्तों की ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा नहीं था। 40 पन्ने लिखे, फिर स्कूल शुरू हो गया, फिर किसी ने वो 40 पन्ने पढ़ लिए, और उसने बोला कि यार ये मेरे को अच्छी लगी है, आगे भी लिख। मैंने आगे भी लिख दी। फिर मेरे को लगा जब मेरे दोस्तों के ऊपर है तो मैं इसको गिफ्ट कर देता हूँ सबको। फेयरवेल आईडी 12th की, तो मैं सबको गिफ्ट करूँगा। फेयरवेल वाले दिन मैंने सबको गिफ्ट कर दी, और मैंने एक बंदे को ऐसे बोला कि ये मैंने बुक लिखी है। उसने मेरे को बोला ये तो डायरी है, बुक थोड़ी है। डायरी तो कोई भी लिख सकता है, नॉवल कोई नहीं लिख पाता ऐसे।
और मेरे को उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं वहाँ से निकला सीधा, मैं अपने भाई के घर गया। उसे कवर डिज़ाइन करना ये सब आता था उस टाइम पे। हमने रातों रात बैठ के कवर डिज़ाइन किया, उसको नॉवल की शेप दी, एक एडिटर हायर कर लिया हमने, 900 रुपये दिए उसको। और अगले दिन जाके प्रिंटिंग प्रेस थी, घर पे मेरे आ गई, मैंने उनको बोला भैया बुक छापनी है ये वाली, और 200 बुक छाप दी उन्होंने। अब करूं क्या इसका, मेरे को था ये तो बिक जाएंगी, मेरे दोस्त हैं रिश्तेदार हैं, तो वो बिकी नहीं। तुमने बोला लोगों को खरीद लो। हाँ, मैंने मतलब फ्लिपकार्ट पे भी डलवा दी किसी से कह के। तो वो प्लान नहीं था, वो उस दिन जो ट्रिगर हुआ मैं जिस बात से, तो मैं बुक भी छाप दी। अब मेरे को घर वाले बोल रहे हैं अबे क्या कर दिया, ये रद्दी पड़ी है, क्योंकि उनके सामने 200 बुक्स पड़ी है जिसका कोई पॉइंट नहीं है, उनको समझ भी नहीं है कि राइटिंग क्या है। एक भी बुक नहीं बिकी? हाँ, तो फिर मैंने सीपी जा जाके बुक बेचना शुरू किया। सीपी जाके रोड पे हाँ खड़े हो गए? हाँ, रोड पे खड़े होके मैंने बुक बेचना शुरू किया लोगों को। और मैं 50 रुपये में बुक बेचता था, जो 30-35 रुपये कॉस्ट आती थी मेरे को। हम्म। और मेरे को कमाने का तो शौक था नहीं, मैं कहा 50 रुपये में, 50 रुपये में वो 200 बेची। फिर खुद मैंने, ही 200 की 200 खुद बेची? हाँ रोड पे खड़े हो गए? हाँ बताया तुम राइटर हो? हाँ, मैं ऐसे बता कि मैं बुक आई है मार्केट में, मैं राइटर हूँ, इसका आप खरीद सकते हो। तुम कब कितने साल के थे तब? मैं 18 साल के था। हम्म। फिर उसके बाद मैंने 1000 बुक छाप ली इसकी। 200 के बाद 1000 और छाप ली? हाँ, क्योंकि वो बिक गई, मेरे को तो 1000 भी बिक जाएंगी। हम्म। फिर मैंने कॉलेजेस में जाके बेचना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर मेरे को लगा ऑडियंस है मेरी, और 50 रुपये में। तो ऐसे 2 दिन थे मेरे जहाँ पे मैंने 650 किताबें बेची थी 2 दिन के अंदर। 650? हाँ, कहाँ पे? अपने कॉलेज में, कौन से कॉलेज में? डीडीयू। अच्छा, डीडीयू में। हाँ, 650? ऐसा कुछ स्पेशल किया तुमने? कोई नहीं, माइक मैंने वाइक लेके कुछ बोला? वहाँ पे टेबल, घर से टेबल लेके चला गया, वहाँ पे लगा के बैठ गया, क्योंकि मेरे कॉलेज में ही बहुत बच्चे थे। हम्म। और मैं कहा खरीद तो लेंगे ही लोग। हम्म। और उस दिन कुछ गेस्ट भी आ रहे थे कॉलेज में, तो बाहर से भी लोग आ रहे थे थोड़े। तो किसी ने पढ़ी, कोई रिव्यू दिया उस समय? हाँ, बहुत रिव्यूज़ मिले। तो उस टाइम तो मेरे को लगा कि सब ऐसे ही सोच रहे थे, ये बच्चा है यार, बच्चे ने किताब लिखी है, तो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा था कोई भी, बट हाँ अच्छी लिखी है, बस यही बोल रहे थे सारे। तो मैं उस फेम में आके फिर मैंने दूसरी बुक भी लिख दी कि यार मेरे को तो अच्छा, मतलब तुम्हें जब लोग अप्रिसिएशन आके, मिलती है। हाँ, अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं इतनी सी उम्र में बुक लिख दी, तो तुम स्टैंड आउट कर रहे हो ऑलरेडी अपने जो पीयर्स है तुम्हारे। तो इसलिए मैंने फिर राइटिंग को ऑप्ट किया आगे। और वो किताब थी हाउ ओल्ड आर यू? सेकेंड बुक, हाँ। इसका क्या मतलब है हाउ ओल्ड आर यू? तो उसमें वही था कि जब मैं बोलता था लोगों को कि मैं राइटर हूँ, तो वो कहते थे यार तू तो बच्चा है, राइटर कैसे बन सकता है, राइटर तो होते हैं 30-35 साल 50 साल के होते हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ, किसी ने मेरे से फ़ोन पे बात करी एज अ राइटर, और मैंने बात कर ली पूरी। फिर मैं उनसे मिलने गया, तो कहते आप राइटर हो, मैंने कहा हाँ। तुम कहते कितने नहीं, साल हमें के तो थे? लगा कोई बड़ा सा होगा, दाढ़ी वाड़ी तुम होगी 20 साल के थे? इसकी। 18-19 साल का ही था मैं उस टाइम पे। तो कहते ये तो बच्चा सा है, हमें तो लगा कोई बड़ा सा होगा। तो फिर एक वो कंसेप्ट पे सोचा कि एज शुड नॉट बी द फैक्टर, मतलब कि जिसको जब जो करना करे। तो इसलिए हाउ ओल्ड आर यू लिखा? हाँ, तो ये सवाल नहीं होना चाहिए कुछ भी करने से पहले, हाउ ओल्ड आर यू। अच्छा, उसको कहानी का शेप दिया? तो मैंने उसमें 2 कहानियाँ लिखी, एक जो जिसने लेट स्टार्ट करा और एक ने जिसने जल्दी स्टार्ट करा। अच्छा। फिर वो दोनों मिलते हैं आपस में एंड में आके, और दोनों जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो बताता कि मैंने लेट शुरू किया, वो कहता मैंने जल्दी शुरू किया, बट हम आज दोनों सेम एज पे, तो मतलब बेसिक सेम लेवल पे हैं। सेम लेवल पे? हाँ, और डिफरेंट एज के? हाँ, तो तुम कहीं से भी पहुंच सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर अंबानी अगर 70 साल की उम्र में वहाँ पहुंचा था, मैं 30 में पहुंच सकता हूँ वहाँ पे। हम्म। हम ये करते हैं ना कि नहीं यार अभी तो टाइम है, अभी तो मैं बच्चा ही हूँ, मैं कैसे करूँगा, एफर्ट मारो हो जाएगा। तो ये सेकंड बुक भी ट्रिगर थी, जैसे पहला बुक भी ट्रिगर था सेकंड? नहीं, सेकंड बुक ट्रिगर नहीं थी, वो तो मेरे को तो अच्छा लगने लग गया था, बस मैंने इसलिए लिख दी थी किताब। और वो कितनी किताब बिकी? वो पहले तो नहीं बिकी कोई भी, और उसमें कंट्रोवर्सी भी हुई काफ़ी मेरे साथ। क्या? मतलब जो पब्लिशर था मेरा, उसने कुछ गलत किताब छाप दी, उसमें मिस प्रिंट हो गई चीज़ें काफ़ी। और जो मैंने रॉ ड्राफ्ट भेजा था, उसको एडिट करने के बाद वो डबल से ज़्यादा ख़राब हो गया।
अच्छा। क्योंकि उन्होंने पैसे ले लिए मेरे से, उनकी सेल्फ पब्लिशिंग था वो। हम्म। पैसे ले लिए, अब उन्होंने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा छाप दी। सीधा छाप दी। और फिर मेरे को रिव्यू भी मिला था उसमें बहुत अच्छा, क्या? कि 1 स्टार रिव्यू था अमेजोन पे, और उसमें ये था कि दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू नॉट राइट अ बुक। अच्छा। और मैं कॉलेज में बैठा हुआ था, मैंने रिव्यू देखा और मैं क्लास से उठ के बाहर चला गया और अकेले जाके बैठ गया कि, और फिर मैं सोचता रहा कि क्या करूं अब। तो मेरे को था, मैंने राइटर को कभी बनना था नहीं, तो ठीक है, यहाँ हो तक गया, का हो था, गया। हाँ यहाँ तक अच्छा लगा आके, इसको बात को यहीं दबा देता हूँ, ख़त्म हो जाएगी बात, आगे कभी नहीं लिखूंगा। फिर मेरे को लगा मेरी गलती नहीं है कोई। फिर मैंने उस दिन एक चीज़ सोची कि यार, जब मेरे को अच्छा रिव्यू आता है, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालता हूँ, जब बुरा रिव्यू आया तो? क्यों ना डालूँ। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, मैंने डाल दिया, और क्या लिखा? और मैंने लिखा कि थैंक यू फॉर द जेन्युइन रिव्यू, आई विल इम्प्रूव। तो वहाँ से लोग मैसेज करने लग गए, ये क्या हुआ, आर यू ऑल राइट, ये वो। उनको लगा कि मैं ज़्यादा परेशान हूँ। फिर मैंने केस किया पब्लिशर के अगेंस्ट, मैंने उससे, क्योंकि उसने कहा था कि इतने बुक स्टोर में अवेलेबल होगी, कहीं कुछ नहीं था, प्रिंट ही नहीं हुई बुक कभी, वो उतनी ही प्रिंट हुई। और फिर मैंने अमेजोन से मंगवाई, तो मेरे को कोई और बुक आ रही है, अच्छा। क्योंकि उसने प्रिंट करी नहीं। अब अमेजोन पे अगर आप नहीं दोगे तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, हम्म। तो वो कुछ और किताबें बेच रहा है। तो मैंने कहा ये भी हो सकता है कि वो मेरी किताब ही ना हो, ये भी पॉसिबल है। फिर मैंने उससे केस करा, और मैं, उसने बहुत इजीली वो मान भी लिया, और उसने मेरे को राइट्स दे दी, मैंने कोई कंपनसेशन नहीं मांगा उससे। फिर मैंने खुद रीप्रिंट करी, सब कुछ री एडिट करा दोबारा बैठ के। फिर मैंने उसकी 3,000 कॉपीज बेची थी उसकी, हम्म। और वो कैसे बेची? और उसके पोस्टर प्रिंट करवाए पहले। फिर कॉलेजेस में सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के दीवारें टाप टाप के अच्छा, अंदर ये भी जाके, खुद बेची? हाँ, हाँ, हाथों से? पहले तो मैंने पोस्टर लगाने शुरू करे, कि सबको विजिबिलिटी आए कि यार, ये इसके पोस्टर हर जगह हैं। तो ये माइंड में आता ना कि आपको अगर एक चीज़ बहुत बार नज़र आ जाए तो आपके लिए वो अच्छी है, आप हम्म। खरीद तो लोगे ही। हाँ। बुरी बाद में लगे वो अलग बात है। तो मैंने वो माइंड सेट बनाया। फिर मैंने खुद जा जाके बेचनी शुरू करी, तो अच्छा हो गया, हाँ ये तो हमने बुक देखी हुई है ये वाली। हम्म। तो एक बार रिकॉल आ गया उनको, तो टेंडेंसी और बढ़ जाती खरीदने की। हम्म। तो मैंने फिर ऐसे करना शुरू किया, फिर वो 3,000 किताबें बिक गई वहाँ पे मेरी, हम्म। ऐसे करते करते। मतलब मैं हर बैग लेता था, और जितनी बुक्स आएंगी उतनी डाल के लेके जाऊँगा, और जब तक खाली नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊँगा, चाहे वो पूरा दिन लग जाए, चाहे 1 घंटे में बिक जाए। तो जब ये सब कर रहे थे, अपना एक्चुअल काम नहीं कर रहे थे? हाँ, मैं कॉलेज में था, तो मैं कॉलेज आता था, हम्म। और वीकेंड पे सीपी। अच्छा, वीकेंड में बेचते थे आपकी किताबें? और अमेजोन में सेल नहीं होती थी? अमेजोन पे मेरे पास था नहीं तरीका, कैसे करते हैं क्या करते हैं, मेरे को नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे इतनी। एक और क्वेश्चन। आपने अभी तक 4 किताबें लिख दी इस एज में, कोई लव स्टोरी नहीं लिखी? देखो, लव स्टोरी ना, मतलब मैं, एक मेरा पर्सपेक्टिव है, लव स्टोरी वाले राइटर को मैं थोड़ा राइटर मानता नहीं। अच्छा। क्यों? क्योंकि जब दिल टूटता है तो अपने आप ही लाइनें आ जाती हैं। अच्छा। ठीक है, तो मैंने बहुत देखी हैं, वो कभी उन्होंने पेन भी नहीं उठाया होगा, और दिल टूटने के बाद वो शायरियाँ लिखने लग गए, और 99% शायरियाँ और इसी पे ही होंगी। टूटे हुए दिल पे। मैं लव स्टोरी पे, प्यार के बारे में नहीं लिखता, मेरे हमेशा अलग टॉपिक होते हैं। और मेरा एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि मैं जब प्यार के बारे में लिखूंगा, तो मैं उसके लिए लिखूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। अच्छा। ठीक है, और मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं उस पर कभी बुक नहीं लिख सकता, क्योंकि जिस दिन, मतलब, वो कहानी हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी, और क्यों? जिस दिन वो पूरी होगी उस दिन मैं नहीं हूँगा यहाँ पे। हाँ। तो मैं कैसे ही लिख सकता हूँ लव स्टोरी, तो फिर। तो आपको ऐसे लगता है जो आपकी ये बेस्ट सेलर बनी, हम्म। 7 डेथ्स ऑफ काशी, ये इसके टाइटल की वजह से बनी, या फिर यू मैच्योर्ड एज अ राइटर तो बेस्ट सेलर बनी? मतलब मैं कहूँगा कि टाइटल ने से लोगों ने खरीदने का इंटेंट बना, कि समथिंग इज़ यूनिक, कवर थोड़ा अलग है। फिर जब लोगों ने पढ़ी,
तो मेरे को समझ आया कि मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ अभी तक यहाँ से। क्योंकि मैं जब वो रिव्यूज़ पढ़ता हूँ तो मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मैं वो पढ़ के, क्योंकि यार कि कोई कैसे इतना मतलब मेरी राइटिंग को कह सकता है कि इतनी अच्छी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बुक को एज अ रीडर पढूं, हम्म, कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया वो जो तो हो लोगों नहीं को सकता। वो हो नहीं सकता। पर हम्म, मतलब लोग कह रहे कि हमें रोना आ गया पढ़ते हुए, ठीक है, आंखों में आंसू आ गए, इतनी अच्छी लगी कि मैंने 4 बार पढ़ ली बुक। हम्म, और आज के टाइम पे जहाँ पे रील भी 5 सेकंड से ऊपर चलती नहीं है, जो हम्म, एवरेज वॉच टाइम 5-6 सेकंड आता है, उस टाइम पे लोग मेरी 4 बार किताब पढ़ रहे हैं, तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ना कि इतना टाइम दे रहे हैं। क्योंकि ऑथर के लिए यार मेरे को आप 200 रुपये दोगे, मैं क्या करूँगा 200 रुपये का? हम्म, कुछ भी नहीं होगा मेरा तो उसमें। मेरे तो रॉयल्टी उसमें से 10-20% मिलनी है। बट जो आप मेरे को टाइम दे रहे हो अपना, स्पेंड कर रहे हो मेरी बुक पे, मेरे काम पे, वो मेरी एक्चुअल अर्निंग है मतलब। वो आपको इस बुक में मिला। हाँ, द इंटरव्यू भी मिला मेरे को, और इस बुक में तो बहुत ही प्यार मिला लोगों से। इंटरव्यू भी बेस्ट सेलर थी, हाँ, वो बेस्ट सेलर। बट एक्चुअली यहाँ पता चला कि लोगों ने पढ़ी है। हाँ, क्योंकि वो 2 साल में 10,000 भी थी, हम्म, और इसे 2 महीने ही हुए हैं अभी। 2 महीने हुए और 7,000 हो गई। हाँ, 7,000 हो गई है, 3,000 का प्रिंट, और 2 मतलब बेस्ट सेलर बन गई है। हाँ, ऑलरेडी हो गई। मुकुल, एक बात बताओ, आपके जो स्पेशली लास्ट 2 बुक्स के एवरेज एज ऑफ रीडर्स हैं वो आपको पता होंगे? हाँ, वो मेरे को लगभग क्या है? मतलब जो द इंटरव्यू है तो उसकी एवरेज एज शुड बी समवेयर अराउंड 23-24। अच्छा, ओके। और जो इस वाले की है लाइक 27 7 28। डेथ्स ऑफ काशी, हाँ। हाँ, 27-28 इज द एवरेज यू कैन से, बट लाइक आई हैव गॉट रिव्यूज फ्रॉम पीपल हु आर लाइक 50 प्लस ऑल्सो। ओके, बट एवरेज एज इज दिस। हाँ, एवरेज लाइक मतलब जो अब मैं आपको रेंज बताऊँ अगर, सो लाइक 24-35 आर द मोस्ट बायर्स, मतलब इस एज मोस्ट ग्रुप पास, में, ओके, दोनों बुक्स के। 7 डेथ्स में, और उस वाली में अराउंड 18-26-27। अच्छा, एंड व्हाई डू यू थिंक दीज पीपल, बिकॉज यू आर ऑफ दैट एज दैट दे आर बाइंग एंड रीडिंग, बट इतने रिपीट कस्टमर तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आपकी एज है। व्हाई डू यू थिंक दे आर रीडिंग दीज बुक्स? मतलब एक तो ये कि वो कनेक्ट कर पा रहे हो कि लाइक जिस एज में मैं हूँ, जो मैं प्रॉब्लम में हूँगा, वो भी सेम प्रॉब्लम में होंगे कहीं ना कहीं। ओके, मतलब सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे, बट प्रॉब्लम जैसे होता है ना कि माइंडसेट वही चल रहा माइंडसेट होगा। वही होता है उस एज में, और उसी एज में ऐसे तुम चैलेंजेस फेस करते हो। हम्म, जो चैलेंजेस 25 साल की उम्र में आएंगे, वो 18 साल में बट नहीं आ सकते। 7 डेथ्स ऑफ काशी वाले मतलब चैलेंजेस। नहीं, मतलब वैसे मैं जरूर, और अभी ये 7 डेथ्स वाला इसलिए भी मतलब एक कौन मतलब ये थी, लोग कहते हैं कि धर्म से लोग हट रहे हैं, हम्म, कम लोग मंदिर जा रहे हैं हमारी एज ग्रुप के। बट आप अगर पिछले 10 साल में देखोगे। अभी देखोगे ना मंदिरों में जाके, और केदारनाथ चले जाओ, वाराणसी चले जाओ, हमारा एज ग्रुप वहाँ पे सबसे ज्यादा ज़्यादा जा रहा है। है, जो कि एक्चुअली होना भी चाहिए। हाँ, और वो हमारे एज ग्रुप जो है ना, वो समझ के पूजा कर रहे हैं क्या मतलब, समझाओ इसको। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी मम्मी या मेरी दादी करती हैं, हम्म, उनको नहीं पता हम क्यों करते हैं। जैसे? ठीक है, मतलब जैसे कि जल चढ़ाना कहीं पर भी, ठीक है, और मतलब जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे अब मैं वाराणसी गया हुआ था, वहाँ पे गंगा आरती चल रही थी। ठीक है, अब गंगा आरती ना, तुम आरती में बैठे हो, तुम वहाँ पर अगर हो तो ऑलरेडी डिवोटेड हो उधर। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ बहुत आंटियां ऐसे हैं लाइक 55 प्लस होंगी, 50 प्लस, वो बस वो रश कर रही है कि मैं आरती ले लूँ, मैं आरती ले लूँ जाके। क्या वो रियल तो वो नहीं है ना, मतलब कि तुम हम्म, वहाँ पे हो, तुम उसको फील करो, तुम वहाँ पे बैठ के उस वहाँ प्रेजेंट रहो। और क्या, उन्होंने आरती ली और वो चले गए। ठीक है, बैठे नहीं। बैठे नहीं। और मैंने अपनी जनरेशन के लोग देखे हैं, वो आके बैठे हुए हैं आराम से, बैठ के मतलब जहाँ उनको सीट मिल रही बैठे हुए हैं, और वो एंड तक बैठे हुए हैं। आप मंदिर में जाओगे, उनको हो रहा है कि मैं जल चढ़ा दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं फूल डाल फूल दो। डाल दूँ। ठीक है, उनकी वो एक है कि मंगलवार को ये वाला डाल हाँ, दूं, ये बुधवार को डालूँ, ये वो वाला डाल डालूँ। दूं। ठीक है, बट तुम अब हमारी जनरेशन कह रही है यार वो कहीं नहीं यूज़ हो रही। हम्म, तुम्हारे मन मन साफ है तुम्हारा, तुम अच्छे मन से कर रहे हो पूजा, तो यार ठीक है, तो वे बेल पत्र चढ़ाने से कुछ होगा नहीं मेरे को। हम्म,
ठीक है उस साइड मगर जा रही है, जाके क्या करती है आपकी जनरेशन? मतलब वो जाती है, वो पूजा, मतलब आप शयन आरती आप अटेंड करना, आप कभी बनारस जाओ, ठीक है, शयन आरती में आपको कोई भी ना बूढ़ा बंदा नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। शयन आरती कितने बजे की होती है? 10:30 बजे की होती है रात की, अच्छा। ठीक है, टाइम का कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे, बनारस में तो पूरी रात जागे हैं लोग, ठीक है। शयन आरती का मतलब ये है कि यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ टू द गॉड। हम्म। आज पूरा दिन मैंने जो काम किया, उस मतलब जैसा भी था, आपके आपके ब्लेसिंग से किया मैंने, और जो गलती करी उसके लिए सॉरी, ये उसका मीनिंग है। ये मीनिंग है उसका। और वहाँ पे IIT BHU पास में है, वहाँ से हर रोज़ बच्चे आते हैं वहाँ के, और शयन आरती वो गाते हैं। वहाँ पे कोई पंडित नहीं गाता शयन आरती, अच्छा। कोई पंडित तो सिर्फ पूजा करता है उनकी, जब उनको कपाट बंद रखते हैं। वहाँ सिर्फ हमारी एज ग्रुप का ही है, वो पूरा मैनेज कर रहा है, वॉलंटियर कर रहा है, सब कुछ प्रोसीजर वो देख रहा है वहाँ का। और उसमें कोई 40+ वाले नहीं होते? बहुत रेयर आपको मिलेंगे, मतलब आपको वही आप जाओगे तो 70-80% हमारी एज ग्रुप के ही लोग होंगे वहाँ पे, और होंगे तो थोड़े बहुत लोकल होंगे। तो सोच में क्या फ़र्क है आपके एज ग्रुप में और 40+ वालों में? मतलब धर्म को पर्सपेक्टिव अलग है, उनको धर्म को धर्म की तरह बताया गया है कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, रिचुअल्स बताए गए। हाँ, और हमें ये करते हुए आना है, ठीक है। बट हम अब क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्यों करना चाहते हैं, कि ये सही भी है नहीं भी, क्या ये मेरे हमारे बिलीफ से, हमारे जो सोसाइटी से अलाइन करता है भी नहीं करता। मतलब अगर वही वाली बात है, अब कई मूवीज में भी अब आ गई कि अब मैं दूध चढ़ाता रहूं, हम्म। उसका सेंस नहीं बना रहा कोई वहां पे जाके। तो मतलब एक लिमिट तक, मतलब तुम मन से मानोगे तो सब कुछ है उसमें, नहीं मानोगे तो तुम जो मर्जी कर लो, जो मर्जी चढ़ा लो, वहां पे कुछ नहीं होगा उससे। तो आपका कहने का मतलब है कि मोस्टली जो 45-50+ वाली जनरेशन है अभी, हाँ, मतलब मेरी वाली जनरेशन, वो मोस्टली रिचुअल और सुपरस्टिशन की तरह कर रही है। हाँ, मोस्टली यही है। और जो यंगर जनरेशन है वो थोड़ा बिलीफ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। बिलीफ की तरफ इंक्लाइंड है, और मे बी वो पढ़ के जा रही है। मतलब हर कोई नहीं पढ़ रहा होगा, बट बिलीफ बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए। और उन पे फिर बिलीव कैसे है कि अगर पहली वाली जनरेशन उन्होंने ही तो उनको, मतलब हमारी जनरेशन नहीं तो आपकी जनरेशन को पढ़ाया सिखाया, हाँ, अगर हम लोग सुपरस्टिशन वाले थे तो आप पे बिलीव कैसे आया? तो वो इसलिए आया ना, क्योंकि अब देखो, अब उस जनरेशन की भी, मतलब ऐसा होता ना कि एक जनरेशन होगी जिसने, उसका मतलब लाइफस्टाइल बहुत अलग था, उसका लाइफ में पर्सपेक्टिव भी बहुत अलग था, हम्म। ठीक है। अब जैसे अगर मैं बताऊं, मेरे दादा का पर्सपेक्टिव वॉज सर्वाइवल, करेक्ट। मेरे पापा का पर्सपेक्टिव वॉज सेटलमेंट। हम्म। अब मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं होगा इन ना कि दोनों में मैं से घर एक ही। बनाऊं, मैं 2 वक्त की रोटी कमाऊं, अब वो मेरे पास सब कुछ मिल गया है, हम्म। अब मैं उधर और आगे क्या एक्सप्लोर करूंगा वो देखूंगा। तो यही धर्म में भी ऐसा ही है, कि जैसे जैसी तुम्हारी लाइफ है तुम वैसा ही एक्सप्लोर करते हो उस चीज को। उस समय हाथ जोड़ते थे कि भाई मतलब जिंदा। वो नहीं कह रहा कि अवेयरनेस भी एक चीज कह लो लोगों को। और अब के लाइफ, अब की जैसे क्या है कि ब्रॉडर माइंडसेट है, बहुत इंफॉर्मेशन हर जगह मिल रही है, पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी हर जगह पे, ठीक है, जो मानते हैं वो वही मान्यता है सबकी। अब AI भी आ गया, आप उसमें डालो, उससे पूछो भाई क्यों होता है ऐसा, और इतना इतना इन्फॉर्मेशन है अब तो हर जगह पे, यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट रीज़न। मतलब आप अगर पढ़ोगे ना, ये रामायण भी पढ़ोगे, महाभारत भी पढ़ोगे, उसमें कितनी सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो बारीक चीजें जो नहीं पता ही नहीं है। नहीं समझते हम लोग, क्योंकि हमने पढ़ी भी नहीं, हम उस तरह पढ़ी भी नहीं। आज की डेट में वो पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, बस आप सर्च करो, आपको वो आंसर मिल जाता है हम्म। उस चीज़ का। मतलब अगर किसी को सुनना हो तो ना, गीता पढ़ना टफ है थोड़ी, हाँ, सुनने को तो सुन लो, मतलब मैं तो बहुत सुनता हूँ। कभी ऑडिबल में मिलती है। कि कभी ट्रैवल है मेरा 5-6 घंटे का, 10 घंटे का, गाड़ी में बजा लिया, कान में लगा लिया, कुछ अच्छा सुनते जाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी मेरी उनको सुनते हुए। तो आपका कहने का मतलब है जो पहले की जनरेशन है वो क्योंकि सेटलमेंट में ही बिलीव कर रहे नहीं थे। नहीं, मैं एक पर्सपेक्टिव दे रहा था आपको। पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, हाँ। हाँ, कि जिस जब तुम्हारा एज ग्रुप जो बेसिकली तुम्हारे सराउंडिंग्स हैं, तुम उसी पाथ पे फॉलो करते हो, मतलब तुम वैसे ही रहते हो। अब आज की डेट में हर
बंदे को रीज़न चाहिए। हम्म, पहले क्या था, किसी की शादी करवानी है, 25 साल हो गए, चल शादी कर लो शादी। आज की डेट में आप नहीं कन्विंस कर सकते अगर जब तक वो रेडी नहीं है। उनको रीज़न चाहिए, उनका लाइफ का पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गया लाइफ को लेके। वो बिलीव करते हैं कि अपना मन में, मतलब बेसिकली वही बिलीफ वाली बात। पहले तो तुम नॉर्म्स जो थे वो फॉलो फॉलो करते हुए आ गए, अब वो नहीं उनको चाहिए। तो वही एक मतलब वहाँ से भी जो ना, पहले तो क्या था, जो करते थे वो सब कर रहे हैं, अब नहीं, अब सब अपने मर्जी के मालिक हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ये वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा फैशन को और फैड को फॉलो करती है, तो ये भक्ति और रिलीजन भी एक फैड हो चुका है, हाँ, हो सकता है ये भी, मतलब ये जैसे भजन क्लबिंग और ये हाँ, सब जो भजन है। क्लबिंग ये सब आ गया है। हाँ, बट कोई वही, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मतलब कुछ नहीं है उससे। भजन क्लबिंग जितने मैंने हाँ, वीडियोस देखे हैं, आई फाइंड इट हाई एनर्जी। पर आप मतलब वो उसको एक चेंज कर दिया उन्होंने। भजन क्लबिंग में, क्लबिंग तो पहले भी थी, जागरण मतलब हाँ क्लबिंग ओनली, हाँ है ना। मतलब जो आरती होती, जो पूजा हाँ करते हो हाँ, एकदम शांति जागरण। से करते हो। अब अब जागरण हम में, जब बच्चे थे, जागरण हाँ, जो पूरी रात चलता था, उसमें हम तो डांस खेलने ही करना, जाते थे, सब करना, डांस खेलने करना, और जाने, हम हाँ, खेल तो रहे वो होते वो थे। भी एक मतलब वो इवॉल्व हो जो रही है डांस चीजें वाला बस। होता था तब डांस कर लेते थे, जितनी देर वो बोरिंग वाला था, उसको बोरिंग लगता था अगर, हाँ, तो पीछे खेलते रहते थे। हाँ, फिर उसका पेरेंट्स बोला, फिर खेलने में पार्टी होती थी हाँ, हमारे लिए। वही वही, जागरण हम तो तो। इवॉल्व हो गया। अब उन्होंने भजन क्लबिंग बना दी है उसको। हम्म। बट फैड वाली बात कहाँ तक सही है? काफी हद तक सही है ये वाली चीज। हम्म। मैंने नोटिस किया है कि लोग थोड़ा सा वो घर के पास वाले मंदिर जाने में थोड़ा, नहीं यार कौन जाए, पर केदारनाथ चले केदारनाथ जाएंगे चले जाएंगे, क्योंकि वो, क्लिक करके डालना है। हाँ, तो वो वाला भी माइंडसेट है काफी लोगों का। मतलब बनारस में भी मैंने बहुत देखा है कि, मगर अच्छा फैड है, अगर ये हो हाँ, कहीं ना मतलब कहीं तो आप कनेक्ट होते ही हो, कनेक्ट हो रहे हो। और पता क्या होता है, सनातन से कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होते हो। ये स्टार्ट फैशन से ही हो रहा है, हाँ, बट जब तुम कनेक्ट कर लेते हो ना वहाँ पे तो कुछ तो जाके, होता है। तो वो फीलिंग फिर तुम सब भूल जाते हो कि फैशन है क्या है। जैसे तुम्हें क्या कनेक्ट हुआ? मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैं शयन आरती में ना क्या होता है, मैंने बहुत लोग देखे हैं जो रोज आते हैं। मतलब मैंने जितनों को भी मैं साथ में लेके, जैसे मैं ट्रैवल कंपनी चलाता हूँ, तो उसमें मैं लोगों को साथ भी घुमाता हूँ अपने। ठीक है, तो मैंने मोस्टली लोग देखे रोए, मैं आज तक नहीं रोया। ठीक है, मैंने एक चीज़ ना वहाँ पे मांगी। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में मांगी, मैंने बोला कि अगर मेरी आंख में आंसू आ गए तो ये बात सच होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, मतलब साइंस चाहिए मेरे को भगवान से। मैं नहीं रो पाता, मतलब ऐसे मैं बहुत, मतलब, ठीक है। तो क्या हुआ, जब वो शयन आरती खत्म हुई ना, मेरे को इतनी तेज उबासी आई कि मेरी आंखों में से पानी आ गए। और ऐसा भी नहीं कि मेरे को नींद आ रही थी, मतलब उसी टाइम मेरे को इतनी तेज उबासी, और होता ना, हल्की सी आई तो हल्का सा, मतलब पूरे ही पानी पानी आ गया आंख में से। और वो बात सच भी हो गई। हम्म। तो मतलब जब तुम ऐसी चीजें देख लेते हो अपने एक्सपीरियंस कर आगे, लेते हैं। एक्सपीरियंस कर लेते हो, तुम तो फिर नहीं है, मतलब वहां से आगे बढ़ पाते। तुम्हारे लिए वही सब कुछ है। तो आज तुम्हारे लिए वही सब कुछ है। हाँ, मतलब मैं तो लास्ट 3-4 साल में मेरा तो बहुत कनेक्शन हो गया है उन चीज़ों से। शायद इसीलिए तुम्हारी बुक बिक रही है। मे बी। हाँ, बिकॉज मैं ये मानता हूँ, चाहे तुमने बुक कभी भी लिखी हो, बट जब तुम्हारा कनेक्शन हो जाता है, वो तुम्हारे रीडर्स तक पहुंच जाता हाँ, तो है। है। एक बार फिर से मोक्ष के बारे में मेरे को पूछना है, हम्म। क्या आज की जनरेशन मोक्ष से कैसे रिलेट करती है, और एक्चुअली मोक्ष क्या है? आजकल ना हर चीज़ के बहुत मतलब हो गए हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि सब अपने लाइफ में लगे हुए हैं, तो कोई सब उसमें बिजी हैं, सबको अपनी लाइफ स्टेबल करनी है। अब जब स्टेबल हो गई है, तो स्टेबल हो गए क्या करे, ज्ञान देना है, पर्सपेक्टिव ढूंढनी है लोगों के। ठीक है, अब मैं घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब उसमें मैंने मोक्ष एमएल भी दे दिया कि भाई मेरे को तो बहुत शांति सुकून मिलता है, मेरे को सैल्वेशन मिलता है वहाँ जाके। मतलब बहाने हैं बेसिकली उस चीज़ से। तो मतलब वो है कि अब बहुत पर्सपेक्टिव हो गए लोगों के मोक्ष के अराउंड में, कि मोक्ष ऐसा होता है वैसा। ऐसे मेरा भी पर्सपेक्टिव है कि जब तुम लाइफ में बहुत ही
अटैच्ड होते हो। डिटैच तो नहीं, बट लाइक तुम तराजू फेंक देते हो लाइफ का, कि जो तुम्हें सही लग रहा है तुम वो कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव तुम्हें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा वो छोड़ दो, तुम बस करते जाओ उस तरफ। मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा कोई बात नहीं, मतलब मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, मतलब मेरे लिए तो ये ही मोक्ष है, मतलब ठीक है। बट एक्चुअल मोक्ष तो यही है कि जो अगर देखा जाए तो कि तुम भगवान से मिल जाओ, क्योंकि उन्होंने ही बनाया है तुम्हें, ठीक है, और उसी को मोक्ष माना गया है वैसे तो, कि जिस दिन तुम जिसकी पूजा करते हो पूरी लाइफ टाइम तुम उन्हीं से ही मिल गए तो मोक्ष है तुम्हारे। तो ये वाला मतलब मेरे को तो लगता है एक्चुअल में जब जब तुम पढ़ो तो यही माना गया है कि मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आपने सुनी होंगी, जैसे ध्रुव था जो ध्रुव तारा बना, हम्म। तो वो सब भगवान की उसमें निकले थे, मतलब कि हमें उनसे मिलना है और उन्हीं को मोक्ष मिला सब। मुकुल, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने ना 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, हम्म 11 करे हुए हैं, और 11 मैंने कर लिए थे आज से 1.5 साल पहले। ठीक है। ठीक है, 1.5 साल से एक रहता है, काशी। काशी। तो साथ चलिए। मैंने काशी के बारे में बहुत सुना है, और कुछ अद्भुत चीज़ें हैं वहाँ पे। कोई ऐसी एक दो जगहें बताओ और ऐसी चीज़ें बताओ, ये मुमुक्षु भवन के अलावा। हाँ, तो ऐसी दो चीज़ें हैं जो मैं अभी मिलके भी आया था एक वहाँ पे। तो मणिकर्णिका घाट पे जब श्राप मिला था कि ये जलती रहेगी यहाँ पे, तो वहाँ पे कौन सर्व करेगा, हम्म। तो वहाँ पर राजा डोम थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि मैं और मेरी आने वाली पूरी फैमिली यहाँ पे सर्व करेगी, ठीक है, कोई और कोई काम नहीं रहेगा हमारी फैमिली में से। तो वो तो एक इनिशिएटिव था इनिशियली, बट बाद में वो कर्स बन गया आने वाली पीढ़ी के लिए कि हमें यही काम करना है। तो एक पर्सन है उसमें से, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से निकलूंगा और मैं कुछ और बनूंगा यहाँ से। उन्होंने आईपीएस बन गए, वो यूपीएससी निकाला उन्होंने, अच्छा, आईपीएस ऑफिसर बन गए वो। क्या नाम है उनका? नाम नहीं मैं बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। ठीक है, और वो फिर अपनी ड्यूटी पे आ गए। जब वो ड्यूटी पे आए तो उनकी फैमिलीज में इतना कुछ होने लगा कि वो वापस आए, उनको छोड़ के आना पड़ा, उन्होंने रिजाइन करा अपने, और वो आज भी वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ओके। तो इतना पावरफुल कर्स है वहाँ का कि वो तुम नहीं छोड़ सकते उस चीज़ को। और ये भी है कि जिस दिन वहाँ बॉडी नहीं जलेगी उस दिन एंड हो जाएगा। वर्ल्ड का। हाँ, पूरा मतलब कलयुग खत्म हो जाएगा उस दिन। तो उस दिन मतलब उन्होंने ये है कि जिस दिन बॉडी नहीं होगी तो उस दिन उनकी फैमिली में से कोई जलेगा ना। और ऐसा हुआ है? अभी नहीं हुआ ऐसा, मतलब वहाँ पे दिन की 200-250 बॉडीज जलती हैं, बट उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले रखी है अपनी कि जिस दिन नहीं भी कोई आएगा उस दिन हम हमारे में से कोई एक दिन जलेगा। वो इतने सालों से, इतनी पुश्तों से चला रहे। हाँ, वो इतनी पुश्तों से चला आ रहा है, और वो अब तो थोड़ा कमर्शलाइज हो गया वहाँ पे। ऐसे नॉर्मल जो पूजा पाठ करते हैं पंडित जो होते हैं वो नॉर्मली ही लोग हैं, और आपको अगर उनकी फैमिली से पूजा पाठ करवाएं तो उनके पैसे अलग हैं। हम्म। कमर्शलाइज हो गया, बट तो लोग तो चाहते हैं कि उन्हीं की फैमिली से हो हमारा। और दूसरी कौन सी जगह बता रहे हो? और एक कुंड है बेसिकली वहाँ पे, तो वहाँ पर कहते हैं कि आप जाओ और अपने कुंड में परछाई देखो, और आपको अगर परछाई नज़र आ गई तो ठीक है एकदम, और नहीं नज़र आई तो आपकी 6 महीने में मृत्यु हो जाएगी। तो आपने देखी? मैं भी आई नहीं वहाँ पे। तो आप दोनों ऐसी जगह नहीं गए? हाँ, क्योंकि मैं ना पहले बहुत एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने लग गया था, और मेरा ऐसा टाइम आ गया था मैं हर किसी को अपना हाथ दिखाने लग गया। हम्म। तो मेरी मम्मी ने मेरे को एक दिन समझाया, कहती अगर मैं तेरे को फ्यूचर तेरा बता दूंगी तो मज़ा क्या है। हम्म। तो लिमिट कर लेगा आपने? हाँ, तो लिमिट कर लेगा, हो सकता है तूने तुझे कुछ बहुत वो कह दे कि तू पैसे आने वाले हैं तेरे पास, तू मेहनत करना छोड़ देगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ जैसी है अनसर्टेन, उसको अनसर्टेन ही रहने दे। तो वो लाइन मतलब वो मैं ऐसे जब भी याद रहा तो मतलब मेरी मम्मी ऐसे आगे वो बोलती हुई नज़र आती हैं, और मेरा वो नहीं भूल सकता मैं कभी। तो वो उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं, टैरो कार्ड, मैं बहुत ज़्यादा लग गया था इन चीज़ों में। छोड़ दिया ये सब? हाँ, तो मेरे को है कि जो अभी है वो आज देखते हैं, कल की कल देखेंगे मतलब। थैंक यू वेरी मच मुकुल, इट थैंक यू वाज सर, क्वाइट इंटरेस्टिंग। और तुम्हारी स्टोरीज और तुम्हारा पर्सपेक्टिव सुन के
मेरे को सिर्फ एक व्यू जो तुम्हारा है वो नहीं मिला, बट जो तुम्हारे एज ग्रुप का भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बहुत मैं कहूँगा बहुत डिफरेंट लेवल से मिला है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग. अगर आपको जो भी चीज़ इसमें पसंद आई कमेंट करिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर more such podcast. Thank you.